हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन पांचाल आपका जीनियस एकेडमी पे स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम इलेक्ट्रोलिसिस के तहत किस प्रकार से जल को हम डिसएसोसिएट करते हैं, उसका अपघटन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रयोग दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो उसके अंदर क्या है कि आपको एक बीकर दिया हुआ है, एक जग दिया हुआ है। जग के अंदर पानी है और वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक छड़ भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये लेफ्ट वाली एनोड है, ये वाली क्या है, कैथोड। एनोड जो छड़ है आपकी, वो ग्रेफाइट की छड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो हमारे पास जो कैथोड की जो छड़ आपको अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर कि सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या करती है? इलेक्ट्रोलिसिस से विद्युतीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है, एक जिसके अंदर हम विद्युत के द्वारा जल के मॉलिक्यूल्स को डिसएसोसिएट करते हैं, उनसे हम अलग अलग करते हैं। किस चीज़ को? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। सबसे पहले हम पता करते हैं कि जो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, और H2O में हाइड्रोजन, आपके पास हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। तब दोनों की कंबाइंड फॉर्म के बाद हमारे पास H2O यानी पानी यानी जल प्राप्त होता है। तो देखिए, उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं। तो उसने कहा है परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी गैस की मात्रा से दोगुनी क्यों है, और उस गैस का नाम भी बताइए। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ये पानी है। तो जब पानी है तो आप देख सकते हैं, हम आपको देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं। पानी हमारे पास H2O है। तो जब पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास H2 और O2 यानी ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीव होती है। तो अब उसने कहा है कि कौन सी गैस ज़्यादा है और कौन सी गैस कम है, कौन सी गैस दोगुनी है। तो हम इसको बैलेंस करते हैं। जैसे ही हम बैलेंस करते हैं तो हम क्या करेंगे, दो पानी के मॉलिक्यूल लेने के बाद तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। तो यानी हाइड्रोजन हमें ज़्यादा प्राप्त हुई है और ऑक्सीजन हमें एक प्राप्त हुई है। तो हम इसको 2:1 में क्या कह सकते हैं कि हमारी इसमें गैस का प्रपोर्शन है यानी रेशो है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, ये तो हमने आपको समझा दिया था। तो देखिए, यहाँ पर हम अंडरलाइन करके आपको बताएंगे। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले उसने कहा है अपघटन करने पर एक परखनली में एकत्रित गैस दूसरी परखनली में एकत्रित गैस के क्या है, दोगुनी है। दोगुनी क्यों है? क्योंकि आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 2:1 है। जैसा कि आपको नीचे दी गई इक्वेशन के द्वारा भी प्रदर्शित होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें, और एक किस चीज़ का, ऑक्सीजन गैस का क्या है, मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो हमारी जो रेशो है यहाँ पर निकल के आती है वो क्या आती है, हमारी 2:1। तो यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की गैस की मात्रा दोगुनी है ऑक्सीजन गैस की मात्रा से। ओके, तो इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन स्टडी करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो हम इसको पढ़ते हैं। जब लोहे की कील होती है आयरन नेल, ठीक है। तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को मिलाया। तो मेरी बात सबसे पहले सुनेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन से शुरुआत करते हैं, फिर क्वेश्चन को समझाएंगे। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, एक्वस सॉल्यूशन है यानी उसके अंदर पानी है। तो और दूसरा हमारे पास Fe यानी आयरन की जो लोहे की कीलें हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं। जैसे ही वो मिलती हैं, रिएक्शन करती हैं, तो हमारे पास FeSO4 फेरस सल्फेट प्राप्त होता है और प्लस में Cu यानी क्या, हमारे पास कॉपर हमें प्राप्त होता है। तो जो कॉपर सल्फेट हमारे पास दिया हुआ है और जो आयरन है, तो कॉपर सल्फेट क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर आयरन जो लोहा है वो रिप्लेस कर देता है कॉपर को। तो यहाँ पर कंपाउंड बना देता है FeSO4 और अलग कौन हो जाती है, कॉपर। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। तो अब देखिए, अब इसमें बात करें, हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है कॉपर सल्फेट, उसका कलर कौन सा होता है, ब्लू। जैसे ही लोहे के कील के साथ उसकी रिएक्शन होती है तो जो आपका
जो सॉल्यूशन है वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो हल्के ग्रीन कलर के अंदर वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमें यही बताना था कि कौन से कलर हमें प्राप्त होता है मिलाने के बाद। तो जैसे मैंने कलर से दिखा रखा है, कॉपर सल्फेट है ब्लू और जो फेरस सल्फेट है वो उसका सॉल्यूशन है वो कैसे कलर का हो जाता है, वो हल्का हरे रंग का हो जाता है। तो देखिए हम इसमें बुक में भी पढ़ लेते हैं, इस नोट में पढ़ लेते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तब कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला होता है। और तांबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण, तांबे को फेरस सल्फेट बनने के कारण, यानी तांबा क्या करेगा, तांबा अलग हो जाएगा और उससे क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बनेगा। कारण उसका कौन सा कलर हो जाता है, हमारे पास नीला रंग समाप्त हो जाता है और कलर कौन सा हो जाता है, हरा। देखिए मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो उसमें दिया हुआ है एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने बता दिया था आपको पहले ही कि आपके पास होता क्या है, बेरियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट, आपके पास दो कंपाउंड दिए हुए हैं। हमने आपको बताया था आपके पास कोई भी दो कंपाउंड होने चाहिए, तो उनके अंदर से एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट से एक्सचेंज कर लेता है। तो देखिए हम दोबारा बताते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर बेरियम चला जाएगा सल्फेट के पास और ये जिंक चला जाएगा क्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेरियम सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट BaSO4 और जिंक क्लोरीन के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या होगी, द्विविस्थापन। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है जो हम पढ़ भी चुके हैं पहले। तो उसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित पदार्थों की पहचान करने। तो देखिए सबसे पहले कि उपचयित क्या हो रहा है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 4Na + O2 एरोसाइन 2Na2O। तो सबसे पहले देखिए सोडियम, यहाँ पर Na आपको दिया हुआ है, तो Na के पास क्या ऑक्सीजन है या नहीं है, अकेला Na है। तो देखिए जब एरोसाइन के बाद ये Na की किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2O। यहाँ पर ऑक्सीजन देख सकते हो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज किस में हुई है, आपके लेफ्ट साइड रिएक्टेंट में जो है अभिकारक में Na है, Na के अंदर ऑक्सीजन और जुड़ गई है और ऑक्सीजन जुड़ने को क्या बोलते हैं, उपचयित। तो यहाँ पर क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि जो सोडियम है हमारे पास वो क्या हो रही है, उपचयित हो रही है, अर्थात इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसी प्रकार से अगले पार्ट में शुरुआत करते हैं हम। देखिए तो देखिए हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट दिए, सॉरी कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है CuO, और हमारे पास प्लस में हाइड्रोजन गैस दी हुई है। तो इससे क्या हुआ आप देख सकते हो, एरोसाइन के बाद क्या हुआ, आपको चेंजेस चेक करने हैं। देखो सबसे पहले CuO था यहाँ पर, था ना, और यहाँ एरोसाइन के बाद वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, देखिए ध्यान से Cu में, CuO से Cu में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए कलर चेंज करके हम बता देते हैं आपको किस चीज़ में हुआ, CuO से Cu में कन्वर्ट हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड था लेकिन कॉपर बन गया, तो यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन चली गई है, चली गई है ना बच्चों, ऑक्सीजन चली गई है। तो ऑक्सीजन चली जाने के बाद ऑक्सीजन का ह्रास वो क्या होता है, आपको बताया था पहले ही हमने, क्या बताया था, अपचयन बताया था। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर, तो ये अपचयित हुआ है यानी रिडक्शन हुआ है। उसी प्रकार से आप ऊपर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 है यहाँ पर अकेला, और यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या हो गया, H2O में कन्वर्ट, H2O में आप देख सकते हैं, हम चेंज करके आपको दिखाते हैं दोबारा। देखिए यहाँ पर H2 है और यहाँ पर एरोसाइन के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड होना क्या होता है, उपचयन कहलाता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन क्या हुई है हमारे पास, उपचयन हुआ है हाइड्रोजन का। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो देखिए ध्यान दें बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज के बारे में बताना है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम बताना है कि ये इक्वेशन है कि इस इक्वेशन में कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन, विस्थापन, इन सभी के बारे में आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार से कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यहाँ पर आपको ये अभिक्रिया दी हुई है, तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो ये एल्यूमिनियम है। यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको दोबारा से रिकलर करता हूँ, एल्यूमिनियम आपके पास चली जाती है ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन गया Al2O3, और जो हमारे पास Fe है, आयरन है, वो हो गया अलग।
तो जब इस प्रकार की इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया। तो हम इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, जब लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लोह चूर्ण होता है आपके पास आयरन पाउडर यानी लोहा, तो उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, तो जैसे ही आप आयरन के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर आप क्या है यदि आयरन पाउडर डालते हो तो क्या होता है, तो आपके पास वहाँ पर कौन सी इक्वेशन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ पर क्या होती है? तो आयरन चला जाता है आपके पास, हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा देता है, तो हाइड्रोजन हटने के बाद ही यहाँ पर बन जाता है FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड। और उसके बाद जो हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, वो आयरन के साथ जुड़ चुकी है और वहाँ पर अलग कौन हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हुई। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास लोह चूर्ण यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तनु यानी डाइल्यूट, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही न के बराबर होती है, बहुत कम होती है, तब क्या होता है? आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण हम आपको बता रहे हैं, जब एक रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या होती है? बराबर होती है। अब कैसे? देखिए, हम आपको पहले भी डेफिनेशंस में समझा चुके हैं। तो हमारे ये एरो साइन से पहले होते हैं रिएक्टेंट और एरो साइन के बाद होते हैं प्रोडक्ट। यदि इनके अंदर यदि आपके परमाणुओं की संख्या, किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है, यानी हर एक तत्व को, जैसे आप सोडियम देख सकते हो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर सल्फर 1 है तो यहाँ पर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है। तो इसी प्रकार से हम हर एक एलिमेंट के अंदर उपस्थित जो परमाणु हैं उनकी संख्या दोनों तरफ क्या रहे? सेम रहे, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसमें क्वेश्चन में पूछा भी है आगे उसके बाद कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? वाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं, देखिए ये संतुलित करना इसलिए आवश्यक है, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी हम इसको कह सकते हैं द्रव्यमान का संरक्षण नियम। तो देखिए, सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो परमाणुओं का उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी मीन्स ना तो हम किसी परमाणु को हम क्या है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसको क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। यानी मीन्स एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड, ओके, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ना तो हमारे पास परमाणुओं को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जाता है। तो इसीलिए तो जो हमारे पास जो कोई भी है, दोनों तरफ यानी जो हमारी रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड, यानी जो दोनों तरफ, कहने का मतलब क्या है? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या है? द्रव्यमान समान होना चाहिए, और वो दोनों तभी हो सकते हैं जब क्या हो? इक्वेशन बैलेंस हो। तो आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसको संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि परमाणुओं को न ही बनाया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, परंतु उन्हें एक रूप से दूसरे रूप के अंदर, एक चीज़ से दूसरे में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, और अगली क्लासेस के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी लॉकडाउन ख़त्म तो नहीं हुआ है, अनलॉक 1 फेज चल रहा है, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? आप अपनी स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।